हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैंने जो टेस्ट 30 था विज़न का वो डिस्कस कर लिया था। मैं टेस्ट 31 डिस्कस कर रही थी, जिसका 50 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब जो नया डिस्कशन है वो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगी ताकि आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाए। तो देखते हैं, पहले मैं क्या करूँगी कि कुछ 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उन सारे 6 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हम साथ में देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और साथ में जो एक्सप्लेनेशन वाला जो बुकलेट दिया है विजन आइज का वो भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं करूँगी। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ बताना, और अगर आप चाहो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़वाऊँ तो वो भी बताना। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 रिलेट करता है आपका किससे, तो ब्रैडिक्निन स्टॉर्म से। ये एक रेस्पॉन्स है जो ह्यूमन बॉडी जनरेट करती है SARS-CoV-2 वायरस के कारण। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स के बारे में ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। तो जो बैक्टीरियन, देखिए तीनों गलत है। जो किंग मिलिंदा थे वो बैक्ट्रियन ग्रीक से रिलेट करते थे, ना कि साका डायनेस्टी से, इसलिए ये गलत है। दूसरा भी गलत है क्योंकि जो फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन जो कि एकदम प्योर संस्कृत में मिला है वो रुद्रमन का, ना कि कनिष्का का। और तीसरा भी गलत है क्योंकि जो इन्फ्लुएंस्ड ऑफ बुद्धिज्म, कुशानास स्ट्रेंथेंड, ना कि डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ बिलीफ इन डिवाइन ऑरिजिन इन कंसेप्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है दारा सिकों के बारे में। तो दोनों सही है, क्योंकि जो दारा सिकों थे वो बहुत लर्नड इंसान थे। उन्होंने ही काम किया है सिरी अकबर, जो कि एक पर्सन ट्रांसलेशन है उपनिषद का। दूसरा कि इन्होंने ट्राई किया इस्टेब्लिश करने का लिंकेज बिटवीन कुरान और उपनिषद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 54 है मार्टियन ब्लूबेरीज के बारे में। ये देखिए, ये एक स्मॉल हेमराइट रॉक है जो कि मार्स पे मिलता है। और दूसरा कि इससे ये पता चला है कि मार्स पे वाटर है, तो ये एक तरह से इसका इंडिकेशन है कि मार्स पे भी हमारे वाटर है। और साथ में ये भी बताता है कि मार्स हैड एन एटमॉस्फेयर विथ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है विदाउट ऑक्सीजन पर विथ ऑक्सीजन। ये 4 क्वेश्चन का हम चलिए पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन सीट पे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जो एक सुपर कंप्यूटर ने रिसेंटली एनालाइज किया है डाटा ऑन कंटेंट कलेक्टेड फ्रॉम लंग्स ऑफ पेशेंट्स विद द कोविड-19 इन्फेक्शन। इसी जो पेशेंट के लंग्स से पता चला है एक फेनोमेनन जिसे कहते हैं ब्रैडिक्निन स्टॉर्म। ठीक है, इससे ये भी पता चलेगा कि वायरस किस तरह से बॉडी में काम करता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ये ब्रैडिक्निन हाइपोथेसिस जो है, देखिए जो ब्रैडिक्निन है ये कंपोनेंट है जो कि रिलेट करता है पेन सेंसेशन और लोअर ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि ये जो है एक तरह से फ्लूइड लीक, मतलब कि इसके कारण एक फ्लूइड लीक हो जाता है लंग्स में, जिसमें कि एक्सेस हाइलोरिक एसिड जनरेट होता है, जिससे कि ऑक्सीजन अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स हमारा काम करता है उसमें इम्पैक्ट करता है। तो ये ब्रैडिक्निन या टोटली साइंटिफिक और मेडिकल टर्म है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये किससे रिलेट करता है। तो ये आपने जैसे कहा कि कोविड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उससे रिलेट करता है, कोविड इन्फेक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, बस इतना पता हो काफ़ी है। अब 52 जो है, आपको जैसा मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि मिलिंदा कौन थे। ये बैक्ट्रियन ग्रीक थे। फिर इनके बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज़्म में बाय नागा सेना। मतलब कि हुआ ये था कि मिलिंदा ने नागा सेना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और नागा सेना ने उन्हें कन्विंस कर लिया इस हद तक कि वे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और यही जो क्वेश्चन आंसर हुआ था दोनों के बीच में, उसे हम कहते हैं मिलिंदा पानहो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि जो ग्रीक्स के बारे में मैंने कहा कि ग्रीक्स के बाद जो आए थे साकास, जो मैंने कहा कि किसने जो चास्ट संस्कृत में लिखा था इंस्क्रिप्शन, वो हो गए रुद्रमन 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन था कनिष्का के ऊपर। तो कनिष्का जो थे
ये इनके समय और ज़्यादा जो है ये डिवाइन ओरिजिन ऑफ कंसेप्ट स्ट्रेंथन हुई। ऐसा नहीं हुआ कि वीक हो गया, इट गॉट मोर स्ट्रेंथन, जैसा मैंने आंसर में भी हम लोगों ने देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 54(3)C, जो बात करता था दारा सिखों के बारे में। अभी रिसेंटली दारा सिखो न्यूज़ में है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़े लिबरल आउटलुक वाले इंसान थे। ये हिंदुज़म में भी बिलीव करते थे और इस्लाम में भी। ये मुगल एम्पायर शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा लर्न और लिबरल इन्हें ही माना जाता था। औरंगजेब थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है। और इन्होंने ट्रांसलेशन किया सीरे अकबर के सीरे अकबर में आपको उपनिषद का ट्रांसलेशन मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा दारा सिखों के बारे में। फिर 54D का जो हम लोग ने आंसर देखा था कि ये मार्टियन ब्लूबेरी क्या है, तो ये मार्स में पाया जाने वाला स्मॉल स्फेरिकल हेमेटाइट है, मतलब आयरन का मतलब काइंड है। तो जो स्टडी हुई है वहाँ पे मार्स पे, तो उसमें वहाँ पे ये मिला है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे वाटर भी था एक टाइम पे और कार्बन डाइऑक्साइड भी। आपको बस इतना इम्पोर्टेंट रखना है कि ये टर्म जो है ये आपको याद रखना होगा, और साथ में कौन कौन से मिशन अभी गए हैं मार्स पे वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो सही है, सेकंड गलत है। पहले सही देख लेते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका ड्यूटी क्या है, टू प्रोटेक्ट करना स्टेट को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरा, कैंसियोर करना कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है वो की जा सके इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है। दूसरा भी सही है कि दूसरा सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये नहीं मेंशन है कि इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट में स्टेट्स इन द स्टेट्स आर हेल्ड रेगुलरली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये स्टेट को डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो जैसे चाहे इलेक्शन कराए, लेकिन हाँ इलेक्शन कराना होगा पंचायत में। तो इस तरह से हमने देख लिया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में, 2002 के बारे में। तो देखिए, इसमें पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। क्यों, तो देखते हैं। पहले सही जो है वो समझते हैं। ये जो एक्ट है वो रियलाइज करता है द ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रूमेंट इन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, ये सही है। दूसरा गलत है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसमें बात की गई है that provides for licenses for the sale, transfer and possession of some wildlife species। ये बात हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तीसरा आपका गलत इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एमिनेंट पर्सन, जो कि चेयर करता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो मिनिस्ट्री है वो नहीं, बल्कि वो जो सेंटर अपॉइंट करेगा वो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 57 सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो सोलर एक्लिप्स जो है वो ऑकर करता है जब सन और मून एक ही लाइन में हो विद द अर्थ एंड द मून कम्प्लीटली ऑस्कर्स द सन। मतलब कि इस तरह से कि जो चांद है वो बीच में आ जाता है और उसकी छाव जो है इट ऑकर्स ऑन द मून, मतलब कि एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। और जो मून है वो सन का व्यू टोटली ब्लॉक कर देता है। इट ऑकर्स एवरी ईयर एंड हाफ समवेयर ऑन अर्थ। तो हर मतलब 1.5 साल के बीच में कहीं ना कहीं होता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है आपका बाली रिलेटेड की ये होता क्या था। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ टैक्सिंग था, या मतलब कि ये ऐसा मैथड था जिसमें कि लोग खुद अपनी मर्जी से अपने प्रिंस को गिफ्ट देते थे, उसी को कहते थे बाली। क्वेश्चन नंबर 59 है साउंडिंग रॉकेट्स के बारे में। तो देखिए, दोनों सही है कि दे आर 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड रॉकेट, और ये यूज़ होता है फॉर प्रोबिंग अपर एटमॉस्फेरिक रीजन। तो इसका और बाकी जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया उसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिक है फेडरलिज्म का। तो आर्टिकल 355 में मेंशन है कि अगर कोई किसी तरह का थ्रेट हो स्टेट के ऊपर, तो सेंटर उसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और साथ में इंटरनल डिस्टर्बेंस एज वेल। तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट
ऑफ द स्टेट का कि मतलब जैसे सेंटर का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द स्टेट, उसी तरह आर्टिकल 55 के अनुसार जो स्टेट है उसका भी ड्यूटी है कि जो भी काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही हो। ठीक है, इसलिए दोनों सही ऑप्शन हम लोगों ने देखा था। जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कहीं नहीं मेंशन है इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए भाई, बायोडाइवर्सिटी जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये उस पर बेस्ड करके आपका बना था बायोडाइवर्सिटी एक्ट। मतलब कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, रायो समिट में, वहाँ पे 1992 में, तो उसके बेसिस पे आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बना। और इसमें मेंशन है आपका कि जो भी एक्ट और रूल है वो पूरे इंडिया में मेंशन लागू होगा। और दूसरा, लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। और तीसरा कि स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी, नेशनल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगी। ठीक है, और जो चेयरमैन होगा वो एमिनेंट पर्सन होगा जिसको एडिक्वेट नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और इस तरह से मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि बात करता है आपका जो भी सेल, ट्रांसफर, पोजीशन ऑफ सम वाइल्ड लाइफ स्पेसीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने सोलर एक्लिप्स के बारे में बात किया था। तो सोलर एक्लिप्स देखिए तब होता है जब मून गेट्स इन द वेज ऑफ द सन्स लाइट एंड कास्ट इट्स शैडो ऑन अर्थ। मतलब कि तब होता है जबकि ना मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, और उसका शैडो अर्थ पे बन जाता है और हम सन को नहीं देख पाते टोटली, जैसा मैंने कहा। तो अब देखिए कि जो सोलर एक्लिप्स होता है उसमें उम्ब्रा फॉर्म होता है। ठीक है, टोटल सोलर एक्लिप्स तब बनता है जबकि सन एंड मून एग्जैक्टली लाइन में आए। इसी समय हम लोग को बेलीज बीड्स भी देखने को मिलता है। ये ऐसा फेनोमेना है। देखिए, जो मून है उसके ऊपर भी बहुत सारे माउंटेन और वैली और क्रेटर्स हैं, तो उसके थ्रू थोड़ा सा सनसाइन आ जाता है हमारे पास, तो उसी के थ्रू ये बेलीज बीड्स बनते हैं। देखते हैं कि उम्ब्रा क्या है। उम्ब्रा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे शैडो जो है मून का, इन विच ऑल लाइट फ्रॉम सन इज कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे टोटली ब्लॉक कर रहा है व्यू, ठीक है, मून का, और इसके कारण पूरा टोटल शैडो है, इसलिए उस एरिया को उम्ब्रा कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने उम्ब्रा के बारे में भी देख लिया। तो इस एरिया में पार्शल एक्लिप्स है जबकि इस एरिया में टोटल एक्लिप्स है। और ये वाला एरिया जो है अम्ब्रा देख रहे हैं, और बाकी जो होगा जहाँ पे टोटली कवर्ड नहीं है वहाँ पे पेनम्ब्रा होगा। ये रहा आपका टोटल, फिर एनुलर और ये पार्सल। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक के बारे में। हम लोगों ने बाली के बारे में पढ़ा। तो बाली, जैसा मैंने कहा, एक ट्रिब्यूट था जो कि ऋग्वेदिक समय में लोग अपने प्रिंस के लिए देते थे, और उसमें ये एक तरह से टैक्स था। इस तरह के टैक्सेस को बाली कहते थे, और इसमें मोस्टली कंसिस्ट करता था 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और कैटल फॉर अ गिवन पर्सन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59C देखते हैं। हम लोगों ने साउंडिंग रॉकेट के बारे में कहा। ये साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? साउंडिंग रॉकेट, या जिसे रिसर्च रॉकेट कहते हैं, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया जो कि ताकि वो एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी कर सके और मेजरमेंट भी ले सके। ठीक है, इनको साउंडिंग रॉकेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टू साउंड मतलब होता है टू टेक, विच मीन्स टू टेक मेजरमेंट, इसलिए इसको साउंडिंग रॉकेट कहा जाता है क्योंकि मेजरमेंट के लिए भेजा जाता है। साउंडिंग रॉकेट में होता है 1 और 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट, जो कि प्रोब में हेल्प होता है अपर एटमॉस्फेरिक रीजन में। ठीक है, इस तरह से हमने 59 देख लिया। और पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 60 का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया। ये रिप्लेस करेगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इस स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है विल बी कंप्लाइंट विद WTO नॉर्म्स, पहली चीज़। दूसरी की इसमें क्या होगा, रिबेट दिया जाएगा, टैक्सेस, रिबेट ऑफ टैक्सेस लेविड हर 3 लेवल पे, मतलब सेंटर, स्टेट और लोकल। और साथ में जो भी एक्सपोर्ट गुड्स हैं वो एलिजिबल होंगे टैक्स बेनिफिट्स के। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो वो इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही है, दो के अलावा। ठीक है, तीन ऑप्शन दो के अलावा। तो गोल्डीलोक जोन क्या होता है? ये एक हैबिटेबल जोन है जहाँ एक स्टार के अराउंड, जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज़्यादा बहुत गर्म होता है और ना बहुत ठंडा होता है, उसे कहते हैं गोल्डीलोक जोन। दूसरा गलत है, क्योंकि ये कुइपर बेल्ट जो है ये नेपट्यून के से भी आगे मिलता है, ना कि मार्स और जुपिटर के बीच में, इसलिए गलत है। तीसरा ऊट क्लाउड जो है ये एक जायंट स्फेरिकल सेल है जो कि सराउंड करता है सोलर सिस्टम। तो चौथा लैग्रेंज पॉइंट जो है ये पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है दो लार्ज बॉडी की इक्वल हो जाती है, और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द स्मॉलर थर्ड बॉडी, मतलब कि दो बॉडी है, ठीक है, वो एक दूसरे के अराउंड मतलब कि मूव कर रही हैं। ठीक है, तो जो उनका ग्रेविटेशन फोर्स है वो इक्वल हो जाता है, और जो थर्ड बॉडी मतलब कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 61 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ये है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, आपको बताना है किस बारे में। तो जो स्टेटमेंट है वो है कि जो ये रीजन है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और यहाँ पे आपको मिलेगा गोल्डन जैकल, साथ में बार्किंग डियर, वाटर बफेलो, और साथ में ये घर है माइग्रेटरी बर्ड्स एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। तो ये होस्ट करता है हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ राइनोसेरस पॉपुलेशन पूरी दुनिया में। ये लोकेटेड है साउदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र, एंड इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डेहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 63 है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में। इसमें क्या होगा कि इट विल बी एडमिनिस्टर्ड एंड मेंटेन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस सर्विसेज। ये गलत होगा, बाकी सही है। ठीक है, पहला तो कि एक सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है जो कि बनाया गया है फॉर हेल्थ इन पब्लिक अकाउंट। दूसरा कि इट विल बी क्रेडिटेड बाय प्रोसीड्स ऑफ शेयर ऑफ हेल्थ इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये भी सही है। लास्ट वाला भी सही है कि एक्रूल्स इनटू द फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग लास्ट जब एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे रीजन का तब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस के बारे में। तो देखिए दो सही है, तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। देखते हैं। देखो जो प्रोरोगेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो सीटिंग है हाउस की वो टर्मिनेट हो जाती है, पहली चीज़। दूसरा जो सही है वो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट ही प्रोरोग करेगा हाउस, मतलब कि स्पीकर प्रोरोग नहीं करता बल्कि प्रेसिडेंट प्रोरोग करता है। और जब प्रोरोगेशन हो जाता है तो ये सारे बिल्स को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि नॉट अफेक्ट बिल्स पेंडिंग नोटिस लैप्स, मतलब कि जो भी नोटिसेस जो भी पेंडिंग है वो लैप्स कर जाते हैं, लेकिन सारे बिल्स को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए ये तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 60 का एक्सप्लेनेशन होगा कि जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो इम्प्लीमेंट किया गया 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना है कि ये किसको रिप्लेस किया और ये किससे रिलेट करता है। तो और साथ में आपको ये बताना होगा कि ये WTO से कंसिस्टेंट रखने के लिए भी इसमें प्रोविज़न है कि जो भी WTO प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं एक्सपोर्ट्स पर उसके लिए। ठीक है, और इस स्कीम के अंदर मैकेनिज्म भी दिया जाएगा फॉर रिइंबर्समेंट ऑफ लेवीज ड्यूटीज और टैक्सेस एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल, सारे जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं उनके लिए। इसके पहले जो भी रिइंबर्समेंट था वो नहीं किया जाता था अंडर एनी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने गोल्डीलोक जोन के बारे में बताया था कि ये एक जोन है जो कि हैबिटेबल जोन कहा जाता है, क्योंकि ये ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और कुइपर बेल्ट जो है ये देखिए एक डोनट शेप्ड रीजन है आइसी बॉडीज का जो कि नेपट्यून के बियॉन्ड है। ठीक है, इससे कहा जाता है कि कुइपर बेल्ट इज अ रीजन ऑफ लेफ्ट ओवर, मतलब कि जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था जो बाकी चीज़ें बची थी वो कुइपर बेल्ट में बन गई।
ऊट क्लाउड क्या होता है? ऊट क्लाउड जो है वो एक जायंट स्फेरिकल सेल है जो कि सराउंड करता है रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो ये ऑर्बिट है प्लानट का या कुइपर बेल्ट है वो एक ही सेम फ्लैट डिस्क पे है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन जो ऊट क्लाउड है वो एक तरह का जायंट स्फेरिकल सेल है जो कि हमारे सोलर सिस्टम को सराउंड करता है। ये एक तरह से बिग थिक बबल मेड ऑफ आइस पीसेस ऑफ स्पेस डेब्रिस से बना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ऊट क्लाउड। अब लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो दो लार्ज बॉडी का, मान लीजिए सन और अर्थ है या अर्थ और मून है, वो उनका जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा किसी एक पॉइंट पे जाके बैलेंस करेगा। मतलब कि द इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फेल्ट बाय अ मच स्मॉलर थर्ड बॉडी, मतलब कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी थर्ड बॉडी पे होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब नेक्स्ट है जो हमने देखा था वो कुछ फैक्ट्स, तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में तो और ज़्यादा जान लेते हैं उसके बारे में। तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ब्रह्मपुत्र के साउथ बैंक में है। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है राइनोसेरॉस का। यहाँ पे आपको जैकल भी मिलेगा और डियर भी मिलेगा, वाइल्ड बफेलो भी मिलेगा, और इसे एक मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है। ओरांग नेशनल पार्क जो है वो नॉर्दर्न बैंक पे है रिवर ब्रह्मपुत्र के, और इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है क्योंकि इसका और काजीरंगा का जो लैंडस्केप है सिमिलर है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये 62C होगा ना कि D, ठीक है। C होगा आपका पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मानस नेशनल पार्क के बारे में कहें तो ये एक यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये सिचुएटेड है असम में। इसका जो लैंडस्केप है वो तेराई ग्रासलैंड्स का है, ठीक है। और भाबर भी यहाँ देखा जाता है, मतलब तेराई ग्रासलैंड विद भाबर। जो पिग्मी हॉग है उसके लिए इम्पोर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका देही पटका, ये आपका आएगा डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, ये भी असम में है। इसे जियोपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। देहिंग जो है वो रिवर का नाम है जो इस फॉरेस्ट के थ्रू फ्लो करती है, और पटकई जो है वो हिल का नाम है जो है एट द फुट ऑफ विच द सेंचुरी लाइज। जो रिफाइनरी है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया डिगबॉय, वो भी यहीं सिचुएटेड है। कोल माइनिंग है लिडो में, ठीक है। और ये फेमस है फॉर असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस तरह से हम लोगों ने नेशनल पार्क्स और फॉरेस्ट एरियाज के बारे में देख लिया। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये क्वेश्चन था जिसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, इसका फीचर्स क्या क्या है। पहली चीज़ तो ये सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है फॉर हेल्थ एंड पब्लिक अकाउंट। दूसरा ये क्रेडिट किया जाएगा बाय प्रोसीड ऑफ शेयर ऑफ हेल्थ इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। और जो फंड है ये यूटिलाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत हो गए, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हो गया, उन सब के लिए, ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस होगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। इस तरह से हमने इस स्कीम का इम्पॉर्टेंट फीचर देख लिया। अब जो क्वेश्चन है पहले वो देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन है वो है कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के बारे में। देखिए ये इसका पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है। दूसरा सही है कि ये बनाया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और तेज बहादुर सप्रू ने, ठीक है। और ये गलत, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इमीडिएटली आफ्टर सूरत स्प्लिट। ये गलत है क्योंकि ये बनाया गया था आपका 1919 में। क्वेश्चन नंबर 64 छूट गया था, इसको देख लेते हैं। जो प्रोरोगेशन है हाउस का ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, उसके बारे में तो देखिए वो ये भी हम लोगों ने कर लिया 64। तो इसका बस 3 गलत है कि पेंडिंग नोटिस जो है वो लैप्स नहीं करता। बाकी जो पेंडिंग नोटिस जो है वो लैप्स कर जाता है, लेकिन जो बिल्स है वो अफेक्ट नहीं करती। तो ये पहले समझिए कि प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है।
प्रोरोगेशन होता है जब जो सेशन होता है हाउस का टोटली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक तो होता है रिजोल्यूशन और दूसरा प्रोरोगेशन। रिजॉल्व तो स्पीकर करता है, लेकिन प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट करता है। जब जो स्पीकर है वो एडजर्न साइन डे करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है प्रोरोगेशन करता है, ठीक है। आर्टिकल 85(2) जो है वो स्टेट करता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरोग कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। डिसॉल्व मतलब कि जब सेशन ख़त्म हो जाता है किसी इलेक्शन के बाद नया इलेक्शन होने वाला होता है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व क्या करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो स्पीकर नहीं होगा बल्कि प्रेसिडेंट होगा जो कि डिसॉल्व और प्रोरोग करता है। जो एडजर्न होता है वो स्पीकर करता है, ठीक है। और इससे इफेक्ट नहीं पड़ता बिल पे या कोई भी जो बिजनेस पेंडिंग होता है हाउस का। फिर 65 पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो मॉन्टेगो रिपोर्ट है 1918 का, वो बात किया है कि जब उसे पब्लिक किया गया तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने तो वेलकम किया, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने अपोज किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बैनर्जी थे वो क्रिटिक थे कि जिस तरह से जो मेथड्स महात्मा गांधी यूज़ कर रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी टोटली एक मॉडरेट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म की, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 1919 में। तो जो फाउंडर मेंबर होंगे इसके होंगे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और तेज बहादुर सप्रू। साथ में बाकी होंगे आपके वीएस श्रीनिवासा शास्त्री और एमआर जयकर। इन्हें लिबरल टर्म दिया गया, ठीक है। हालांकि उनका रेलिवेंस कम हो गया इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनके उसके बाद। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक डिस्कस कर लिया है। अब 66 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को और साथ में शेयर कमेंट भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए मुझे। थैंक यू।